हेलो फ्रेंड्स, फार्मा द लास्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ यदि आपने बी फार्म या एम फार्म किया है तो किस तरह आप कनाडा में जॉब पा सकते हैं और वहाँ सेटल हो सकते हैं। पार्ट 2 में मैं बताने वाली हूँ यदि आप वहाँ कनाडा में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की तरह काम करने वाले हैं जिसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है तो आपको पीईबीसी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके लिए फुल प्रोसेस क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ पीईबीसी। द फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा, पीईबीसी, इज़ द नेशनल सर्टिफिकेशन बॉडी फॉर द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन कनाडा। कनाडा में फार्मेसी का जो प्रोफेशन है उसके लिए एक सर्टिफिकेशन लोगों को प्रोवाइड करने के लिए एक नेशनल बॉडी बनाई गई है कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा। PEBC evaluates the qualification of pharmacist and pharmacy technician on behalf of participating pharmacy regulatory authorities। अब कनाडा के अंदर जो फार्मेसी की प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई गई हैं, जैसे इंडिया में भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उसी तरह कनाडा में जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके बिहाफ पर फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियंस को PEBC जो बोर्ड है वो एग्ज़ाम लेके इवेलुएट करता है कि उनकी क्वालिफिकेशन या उनका नॉलेज प्रॉपर है या नहीं। PEBC डेवलप्स एंड एडमिनिस्ट्रेट्स एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग and evaluating examinations for international pharmacy graduates and a national qualifying examination and issues certificate of qualification। PEBC क्या करता है, डेवलप करता है और एक एग्ज़ामिनेशन को पूरा एडमिनिस्टर करवाता है जिसमें कि एक एवेल्युएटिंग एग्ज़ामिनेशन होता है जिसमें इंटरनेशनल फार्मेसी ग्रेजुएट्स, मतलब वो फार्मेसी ग्रेजुएट्स जिन्होंने फार्मेसी में ग्रेजुएशन किया है बट कनाडा से नहीं किसी और कंट्री से, एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं उस एग्ज़ामिनेशन को पास करने के बाद कि वो यहाँ के फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस के लिए क्वालिफाइड होते हैं। अब जो इंटरनेशनल फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं, मतलब जिन्होंने की ग्रेजुएशन फार्मेसी में किया है बट कनाडा के बाहर किसी कंट्री से किया है, उनके लिए क्या क्या स्टेप्स उनको फॉलो करने हैं पीईबीसी एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन। में बेसिकली डॉक्यूमेंट्स जो आपके होते हैं उनको इवेल्युएट करती है कैनेडियन गवर्नमेंट, या पीईबीसी जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड है वो इवेल्युएट करती है कैनेडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे। सेकंड जो स्टेप है इवेल्युएटिंग एग्ज़ामिनेशन कहलाता है। इन सभी स्टेप्स को भी हम डिटेल में देखेंगे। थर्ड स्टेप है क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन। The information you provide to PEBC, the results of your evaluations and successful completion of PEBC examination will be added to your Pharmacist Gateway Canada profile automatically। इसमें इन्होंने ये बोला है कि फार्मासिस्ट गेटवे आपको पहले ही पीईबीसी की वेबसाइट पे जाकर फार्मासिस्ट गेटवे जो है अपना क्रिएट कर लेना होता है और वहाँ पर जैसे जैसे आप का एक एक स्टेप आप क्लियर करते जाएंगे, जैसे अपने आप उस फार्मासिस्ट गेटवे पे अपडेट होते जाते हैं, राइट। दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज लेटर इन द लाइसेंसिंग प्रोसेस बाय द डेजिग्नेटेड PRA विदाउट योर हैविंग टू रीसबमिट। अब जब बाद में PRA मतलब कि परमानेंट रेसिडेंट के लिए प्रोसेस किया जाएगा, तब आपको जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है उस टाइम पर ये सारे जो फार्मासिस्ट गेटवे पे आपके डिटेल्स होंगे एग्जामिनेशन क्लियर करने के, वो ऑलरेडी इस पर अवेलेबल होंगे फार्मासिस्ट गेटवे पे। फर्स्ट स्टेप को हम डिटेल में देखते हैं, डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन। PEBC रिक्वायर्स प्रूफ दैट योर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन फार्मेसी इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ कैनेडियन प्रोग्राम्स। करेंट सिचुएशन में कनाडा में जो फार्मेसी के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए, और आपने जो एजुकेशन और ट्रेनिंग अपने कंट्री में ली है वो आपस में कंपेरेबल है या नहीं, इसका प्रूफ पीईबीसी चेक करती है। डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन में बेसिकली यही होता है। यू मस्ट सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू पीईबीसी फॉर इवेल्युएशन ऑफ योर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल लाइसेंसर क्वालिफिकेशन। आपको जो एजुकेशनल आपके पास जो भी डिग्री है या फिर मार्कशीट्स हैं, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है और लाइसेंस के लिए जिनकी ज़रूरत होती है, प्रूफ सबमिट करने पड़ते हैं आपको पीईबीसी को। डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन में बेसिकली उसको वो इवेल्युएट करते हैं उनकी कंट्री में, कनाडा में जो करंट प्रोग्राम चल रहा है फार्मेसी का उससे कंपेयर करके। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन फार्मेसी। डिप्लोमा होल्डर्स या फिर
डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वंस योर क्वालिफिकेशंस हैव बीन एक्सेप्टेड यू आर एलिजिबल टू राइट द इवेल्युएटिंग एग्जामिनेशन। आपका जो क्वालिफिकेशन है उसको अगर एक बार एक्सेप्ट कर लेता है पीईबीसी का इवेल्युएटिंग एग्ज़ाम, वो देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इवेल्युएटिंग एग्जामिनेशन। द इवेल्युएटिंग एग्जामिनेशन विल असेस योर नॉलेज इन ऑल एरियाज ऑफ करंट फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन कनाडा। अभी इस समय फार्मास्यूटिकल एजुकेशन कनाडा में जो भी दी जा रही है उसके सभी एरियाज़ में पर फार्मेसी जिस तरह भी पढ़ाया जा रहा है उसमें उसके सभी एरियाज़ में आपका नॉलेज कितना है उसको इवेल्युएट करने के लिए ये एग्ज़ाम लिया जाता है। कैंडिडेट्स आर परमिटेड 3 अटेम्प्ट्स एट अ पीईबीसी एग्जामिनेशन आफ्टर विच दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रीमीडिएशन प्रायर टू अ 4th अटैम्प्ट। मेनली 3 अटैम्प्ट्स पीईबीसी के लिए किसी भी कैंडिडेट को मिलते हैं और अगर 4th अटैम्प्ट उसके बाद वो देना चाहता है, इनकेस 3 अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम को और अगर 4th अटैम्प्ट देना चाहता है तो रीमेडिएशन का एक प्रोसेस है वो फिर परफॉर्म करना पड़ता है। वंस यू सक्सेसफुली पास द इवेल्युएटिंग एग्जामिनेशन यू मे टेक द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब सेकेंड स्टेप में होने वाला इवेल्युएटिंग एग्जामिनेशन अगर आप एक बार पास कर लेते हैं तब आप थर्ड स्टेप की तरफ जा सकते हैं जो कि है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। थर्ड स्टेप आता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और ये 2 स्टेप में होता है, इसको हम इसमें डिटेल में देखेंगे। दिस इज़ द फाइनल स्टेप टू क्वालिफाई फॉर सर्टिफिकेशन विथ पीईबीसी। ये पीईबीसी का सर्टिफिकेशन पाने के लिए फाइनल स्टेप होता है। द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन assess your competence, it means knowledge, skills and abilities to practice pharmacy safely and effectively in an entry level pharmacist position. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है उसमें इस चीज़ का असेसमेंट किया जाता है कि यदि आपको एंट्री लेवल फार्मासिस्ट की पोजीशन पर काम करना पड़े तब आप फार्मेसी प्रैक्टिस को सेफली और इफ़ेक्टिवली कर पाएँ, इसका आपको नॉलेज, स्किल और आप में वो कॉम्पिटेंस या एबिलिटी है या नहीं। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंडिकेट्स दैट यू हैव met the required standard of competence at entry to practice। अगर सक्सेसफुल कंप्लीशन आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का कर लिया तो है कि आपने कॉम्पिटेंस का जो स्टैंडर्ड वो चाहते हैं पीईबीसी बोर्ड जो आपसे एक्सपेक्ट करता है वो आपने मीट कर लिया है और आप प्रैक्टिस के लिए अब एंट्री कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैज़ 2 पार्ट्स। पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 2 पार्ट्स में ये एग्जामिनेशन होता है और इसलिए ये एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन थर्ड स्टेप जो है वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। पार्ट 1 में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 2 इज़ एन ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, OSCE इसको कहा जाता है, विच विल इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस इन अ साइम्युलेटेड प्रैक्टिस एनवायरनमेंट। इसका मतलब है OSCE वाला जो एग्ज़ाम होगा सेकेंड पार्ट में, उसमें आपके परफॉर्मेंस को वो थ्योरेटिकल बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। वहाँ पर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होना है, MCQ नहीं होना है, कोई सब्जेक्टिव आंसर आपको नहीं लिखना है या देना है। वहाँ पर वो इवेलुएट करेंगे रियल टाइम एनवायरनमेंट में। कहने का मतलब है कि जैसे कोई पेशेंट आया, उसकी जो भी सिचुएशन है, कंडीशन है, उस तरह का एक एनवायरनमेंट बनाएंगे उसको साइम्युलेट करता हुआ, मतलब उसी तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और वहाँ पर आप क्या डिसीजंस लेते हो, क्या एक्शंस लेते हो, क्या ट्रीटमेंट उसको बताते हो या जो भी आपका वहाँ पर परफॉर्मेंस रहेगा उसको वो इवेल्युएट करेंगे कि वो सही है या नहीं। इंपॉर्टेंट नोट आता है, बोथ पार्ट्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मस्ट बी सक्सेसफुली कंप्लीटेड विद इन अ 3-year पीरियड ऑफ पासिंग 1 पार्ट। इसमें 2 पार्ट में एग्जामिनेशन हो रहा है। यदि आप एक पार्ट को एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं, सपोज आपने पार्ट 1 एग्ज़ाम पास कर लिया, उसके बाद किसी वजह से गैप हो जाता है या फिर कभी कभी लोग थोड़ा सा गैप ले लेते हैं प्रिपरेशन के लिए या किसी भी रीज़न से, तो उसके बाद 3 years के अंदर अंदर आपको पार्ट 2 जो है वो भी क्लियर करना है। 1 MCQ सेक्शन। दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। ये बात बहुत इजी है समझने में, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। द क्वेश्चंस असेस
योर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मेसी नॉलेज टू पेशेंट सॉल्यूशंस। इसमें बेसिकली जो है इस चीज़ का असेसमेंट होता है कि आपका जो भी फार्मेसी का नॉलेज है या अंडरस्टैंडिंग है उसको आप कैसे अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर, उसकी सिचुएशन को देखते हुए। दे ऑल्सो इवेल्युएट योर एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें दिए जाते होंगे कि जिससे आपका डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो भी आपके कैपेबिलिटी है वो इवेल्युएट हो सके। अब इसके लिए आप जो है पीईबीसी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में पीईबीसी वेबसाइट का लिंक दे दिया है। पार्ट 2 की हम बात करते हैं, द OSCE सेक्शन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरैक्टिव स्टेशंस। अब ये इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव स्टेशंस जो हैं वो इन्होंने कुछ स्पॉट्स बनाए हुए हैं। जैसे हमने फार्माकोग्नोसी में बी फार्म जब आप कर रहे हैं तो बहुत बार स्पॉटिंग होती है, ठीक है। कई अलग अलग स्पॉट्स बना दिए जाते हैं और वहाँ पर कुछ ड्रग्स आती है और आपको उसके बारे में जो है बहुत फास्ट कम टाइम में उसके बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ कुछ लिखना होता है। तो उसी तरह का है ये कि कुछ स्टेशंस बना दिए जाते हैं, उसमें कुछ इंटरैक्टिव होते हैं और कुछ नॉन इंटरैक्टिव स्टेशंस होते हैं। साइम्युलेटिंग कॉमन और क्रिटिकल प्रैक्टिस सिचुएशंस इन फार्मेसी प्रैक्टिस। अब फार्मेसी प्रैक्टिस में जिस तरह की कॉमन सिचुएशंस आती हैं और क्रिटिकल सिचुएशंस जो आती हैं उनके अलग अलग स्टेशंस बनाए जाते हैं ये। द सिनेरियोज ऑफन इंक्लूड इंटरेक्शंस विद एक्टर्स portraying simulated patients, caregivers and health professionals and may involve। अब जो इस में कुछ एक्टर्स होते हैं और वो पोर्ट्रे करते हैं किस तरह से, या तो पेशेंट की तरह कर सकते हैं, मतलब वो एक्ट करते हैं, दे आर नॉट रियल पेशेंट्स, वो एक्ट करते हैं या तो पेशेंट्स की तरह या फिर केयर गिवर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरह। क्योंकि एक फार्मासिस्ट को पेशेंट, केयर गिवर, हेल्थ प्रोफेशनल सभी से इंटरेक्शन करना पड़ता है समय समय पे, तो वो तीनों की तरह ही एक्टिंग करके और उस तरह की सिचुएशंस को साइमुलेट करते हैं। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग अ पेशेंट्स ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम्स। किसी भी पेशेंट के जो भी ड्रग थेरेपी इश्यूज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करना और उन्हें सॉल्व करना। कम्युनिकेटिंग इफ़ेक्टिवली पेशेंट के साथ या फिर हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ जो लाइजनिंग करनी पड़ती है उसको इफ़ेक्टिवली करना, ठीक है। वर्क विथ अदर हेल्थ प्रोफेशनल, और दूसरे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उसमें नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ हो सकता है, फिजिशियंस हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। इन सब के साथ में वर्किंग करने के लिए जिस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है वो भी इसमें होता है। PEBC does not award specific scores to candidates who take the qualifying examination. PEBC only indicates whether you have passed or failed. PEBC जो है वो कोई पर्टिकुलर स्कोर या मार्क्स या पॉइंट्स आपको प्रोवाइड नहीं करता है एग्जामिनेशन में कैंडिडेट को। वो केवल PEBC केवल ये इंडिकेट करता है कि आप पास हैं या फेल हैं। इफ़ यू डू नॉट सक्सेसफुली पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑन योर फर्स्ट अटैम्प्ट यू आर अलाउड 3 एडिशनल अटैम्प्ट्स फॉर ईच पार्ट। यदि आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं कर पाते हैं तो हर एक अटैम्प्ट के लिए हर एक पार्ट के लिए 3 एडिशनल अटैम्प्ट्स आपको मिलते हैं। Candidates are permitted 3 attempts at a PEBC examination, after which they are required to complete remediation prior to a 4th attempt। ये पॉइंट इसमें पहले दिया गया था कि ये 3 अटैम्प्ट से ज़्यादा अगर देना है तो रीमीडिएशन का प्रोसेस करना पड़ता है। पार्ट्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मस्ट बी सक्सेसफुली कंप्लीटेड विद इन अ 3-year पीरियड ऑफ पासिंग 1 पार्ट। इस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के एक पार्ट को पास करने के बाद 3 साल के अंदर अंदर ही सेकेंड पार्ट को भी आपको क्लियर करना होगा। इफ़ यू डू नॉट कंप्लीट द प्रोसेस विद इन दिस टाइम प्रोसेस रिक्वायर्ड टू रीटेक एंड पास द पार्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। अगर आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के दोनों एग्ज़ाम्स को 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं किया, तो सपोज़ आपने अगर पार्ट 1 पहले पास कर लिया था और 3 साल का टाइम आपने लैप्स कर दिया है, गंवा दिया है, तो आपको फिर पार्ट 1 फिर से पास करना होगा, तभी आप पार्ट 2 के तरफ पहुंच पाएंगे।
When you have passed both parts of the qualifying examination, you will be certified and registered with PEBC. जब आप दोनों ही क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के पार्ट्स को क्लियर कर लेते हैं तब आप सर्टिफाइड हो जाएंगे और रजिस्टर्ड हो जाएंगे PEBC में। ये था सारा प्रोसेस। इसमें बेसिकली तीनों स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपके सामने और उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो PEBC का एग्ज़ाम है इसके सारे स्टेप्स में आपको कितनी फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है, उसका कैनेडियन करेंसी में क्या वैल्यू है और इंडियन करेंसी में उसका क्या वैल्यू है। फार्मासिस्ट गेटवे के लिए आपको 340 कैनेडियन डॉलर लग जाते हैं। अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखें तो 19,636 इंडियन रुपीज़। फार्मासिस्ट गेटवे में इनरोल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन। इसका कॉस्ट हो जाता है 675 कैनेडियन डॉलर। इंडियन रुपीज़ में देखें तो 38,984 रुपीज़। इवेल्युएटिंग एग्जामिनेशन का कॉस्ट हो जाता है 870 कैनेडियन डॉलर और इंडियन रुपीज़ में 50,246 रुपीज़। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इसमें फर्स्ट होता है MCQ और सेकंड आ जाता है OSCE। MCQ में हम देखते हैं $815 यानी कि 47,070 रुपीज़ अराउंड इंडियन करेंसी में लग जाता है और OSCE में 1,835 कैनेडियन डॉलर, इट मीन्स अराउंड 1,05,980 इंडियन रुपीज़ हो जाए। टोटल कॉस्ट हम सारे स्टेप्स की अगर देख लेते हैं, फर्स्ट था फार्मासिस्ट गेटवे में इनरोलमेंट करना, फिर इसके बाद में डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन, फिर इवेल्युएटिंग एग्जामिनेशन और फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के 2 डिफरेंट पार्ट्स। ये टोटल कॉस्ट हो जाता है कैनेडियन डॉलर में 4,535 कैनेडियन डॉलर, जो कि इंडियन रुपीज़ में हो जाता है 2,61,918 रुपीज़। इसके अलावा जब आप उसके बाद में लाइसेंसिंग वगैरह के लिए जाएंगे या पर्टिकुलर प्रोविंस में जाएंगे, एक्चुअली मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कनाडा में अलग अलग प्रोविंसेस हैं। जैसे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, ऐसे वहाँ पर अलग अलग प्रोविंसेस हैं। तो हर प्रोविंस का अलग अलग फार्मासिस्ट को लेकर रूल्स बनाए हुए हैं। रेगुलेटरी रूल्स जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप किस प्रोविंस में काम करते हैं उस पे ये डिपेंड करेगा। जो ब्रिजिंग कोर्सेज इसमें लिखा हुआ है, जो अभी ये इस फीस में इंक्लूड नहीं किया है मैंने, ब्रिजिंग कोर्सेज कई बार तब करने पड़ जाते हैं जब आपने एक आध स्टेप को एग्ज़ाम का पास नहीं किया होता है या फिर ओंटारियो जो प्रोविंस है उसमें ब्रिजिंग कोर्स करना होता है। डिपेंड करता है, ये इस अलग अलग सिचुएशन में होता है, बट इसको करना ऑप्शनल है। आइल्स का एग्ज़ाम आपको तब देना पड़ेगा, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। PEBC के एग्ज़ाम में से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये जस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए होता है। जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोविंस में लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आप चाहें तो इसको पहले से PEBC के पहले भी देखिए, इसका स्कोर अपने पास रख सकते हैं और आप चाहें तो इसको PEBC के बाद में भी दे सकते हैं। इस स्कोर को जस्ट वहाँ पर चेक किया जाता है। इसके अलावा ECA और ज्यूरिस्प्रूडेंस एग्जामिनेशन भी हर सभी प्रोविंस का नहीं होता है, कुछ प्रोविंसेस में होता है। ECA फॉर इमिग्रेशन, ट्रांसक्रिप्ट एंड गुड स्टैंडिंग, ये जो लास्ट में 3 पॉइंट्स हैं इसको मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसको आप ठीक तरह से तब समझ पाएंगे जब आप मेरे वीडियो का पार्ट 3 जो आने वाला है उसको देखेंगे। ECA एजुकेशनल क्रीडेंशियल असेसमेंट होता है। तो आप PR के लिए अगर प्रोसेस फाइल करते हैं परमानेंट रेसिडेंट के लिए, तब एजुकेशन क्रीडेंशियल असेसमेंट 2-3 वहाँ पर बॉडी हैं WES वगैरह जो कि ये वाला असेसमेंट करती हैं। ये किसी तरह का एग्जामिनेशन नहीं होता है, इसमें आपको अपनी यूनिवर्सिटी से एक ट्रांसक्रिप्ट भेजना होता है जो एक तरह का कंबाइंड मार्कशीट्स का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट होता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। उसको भेजना होता है आपको और अपना मतलब आपकी कंट्री से यूनिवर्सिटी कनाडा को भेजती है, उसको वो चेक करते हैं और फिर आपका जो भी एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, वो मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट है या बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट है, वो वहाँ पर उसको डिसाइड करके आपको एक ECA का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इस सब में भी कुछ कॉस्ट लग जाती है, अराउंड $5,000 के आसपास में मिला के ये हो जाता है। नो, ये कॉस्ट इंडियन रुपीज़ में हम अगर कैलकुलेट करें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जब एक बार आप फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कनाडा में बन जाते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो जो अर्निंग होती है वो इससे कहीं ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर आपको बोला जा सकता है कि इतना अगर आप स्पेंड करते हैं इस एग्जामिनेशन में तो सो इट वर्थ।
वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।